Hello students, class 11th, chapter number 9, the industrial revolution. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इट मीन्स औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 है ये, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे 1780 से लेकर 1850 तक के बारे में। कब से कब तक के बारे में? 1780 से लेकर 1850 तक का जो समय है उस समय के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। तो हम ये जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि इस काल में जो भी कुछ हुआ उस काल के समय को हम प्रथम औद्योगिक क्रांति का नाम देते हैं। इसको प्रथम औद्योगिक क्रांति का काल कहा जाता है। और ये जो क्रांति है ये कहाँ शुरू हुई थी? ये ब्रिटेन में शुरू हुई थी, और यहाँ से इसके बहुत ज़्यादा दूरगामी प्रभाव हुए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हुई ये क्रांति। अच्छा, ये जो क्रांति थी, इस क्रांति जो थी ये कहाँ से शुरू हुई थी? इसकी शुरुआत होती है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में ये शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे जितने भी जो परिवर्तन थे ये सारे परिवर्तन कहाँ होते गए? समस्त यूरोप के अंदर होते गए, और अमेरिका में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। हमें कहीं ना कहीं इनके प्रभाव जरूर देखने को मिलते हैं। इसके कुछ खास कारण थे इस क्रांति के, और वो कारण क्या थे? पहला कारण, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कारण दिए गए हैं, एक एक करके आपको समझा देता हूँ मैं और बता देता हूँ। पहला कारण ये था कि ब्रिटेन में जितनी भी मशीनें थीं या जितनी भी तकनीकियाँ थीं उन सबका धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर खोज होना शुरू हुई। लोगों ने मशीनों का आविष्कार करना शुरू कर दिया, नई टेक्निक आई वहाँ पे, नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वहाँ पर, और इस तरीके से ब्रिटेन इस कार्य में सबसे आगे सफलता जो है प्राप्त करता चला गया। दूसरा पॉइंट, ये जितनी भी मशीनें थीं, ये मशीनें और पहले की जो हस्तशिल्प थी और जो हथकरघा उद्योग थे उसकी तुलना में अगर देखा जाए, किस किस की तुलना में? हस्तशिल्प की तुलना में और हथकरघा उद्योग, इनकी तुलना में अगर देखा जाए तो भारी पैमाने पर माल का उत्पादन संभव होता चला गया, क्योंकि मशीनें जो होती हैं वो तेज़ी से उत्पादन करती हैं। हाथ से सामान बनाने पर सामान धीरे बनता है, मशीनों से सामान बनाने पर सामान तेज़ी से बनता है, और इस वजह से मशीनों ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया, हस्तशिल्प को और हथकरघा उद्योग को पीछे छोड़ दिया और खुद आगे आ गई। तीसरा पॉइंट, ब्रिटेन जो था वहाँ के उद्योगों में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से विकास हुआ, यानी भाप की शक्ति का विकास हुआ, और भाप के इंजन बनाए जाने लगे, और इन इंजनों का कहीं ना कहीं लगातार प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो जब इंजनों का लगातार प्रयोग हुआ तो इसके प्रयोग से जो है ना, अब जो है ना तेज़ी से काम होने लगा। अब इसके प्रयोग से क्या फ़ायदा हुआ? इसके प्रयोग से फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी जहाज़ थे पानी में चलने वाले और जो रेलगाड़ियाँ थीं वो उनके द्वारा परिवहन की जो गति थी वो और ज़्यादा कैसी हो गई? तेज़ हो गई। अब तेज़ मात्रा में तेज़ी से वो चलने लगे। पहले जहाज़ों को हाथ से चलाना पड़ता था, चप्पू चलाते थे, तब उन्हें आगे ले जाना पड़ता था। रेलगाड़ियाँ उस समय थी नहीं, इनका आविष्कार हुआ, तो इनके आविष्कार होने से जो है अब जो है ये तेज़ी से आगे ये परिवहन का एक अच्छा साधन बनते चले गए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें जितने भी व्यक्ति थे वो आविष्कर्ता, जितने भी आविष्कर्ता थे और जो व्यापारियों थे वहाँ से, इनमें से जो भी व्यक्ति थे वो आविष्कर्ता और व्यापारियों में आते थे। सभी व्यक्ति ज़्यादातर किस किस में आते थे? या तो व्यापारी होते थे या फिर वो आविष्कर्ता होते थे। वे व्यक्तिगत रूप से न तो धनवान थे, भाई पैसे वाले तो थे नहीं ये लोग, और न ही वो बुनियादी जो विज्ञान थे। बुनियादी विज्ञान कौन कौन सी जिन्हें हम पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं, एक फिजिक्स पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं भाई। तो फिर जो भौतिकी और जो रसायन है ना उसमें वो शिक्षित थे, ये उनकी एक खास बात थी। तो इसके अब उसके आगे क्या हुआ? उसके कारण वो जो है राष्ट्र आज भी समृद्ध माना जाता है, बहुत समृद्ध माना जाता है। परंतु एक बुरे दौर से गुजरने के बाद इतना सब कुछ उन्हें मिला, ये नहीं है कि उन्होंने एकदम से सब कुछ पहले से ही प्राप्त कर लिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एक बुरा दौर गुजरा, उस बुरे दौर से गुजरने के बाद उन्हें ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो आप समझ रहे हैं ना? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्नोल्ड टॉयनबी। उन्होंने कुछ व्याख्यान दिए थे अपने, ठीक है ना, स्पीचेस दी थी और लिखे थे उन्होंने व्याख्यान। तो वो जो व्याख्यान दिए थे वो उनकी मृत्यु के बाद 1884 में, कब? 1884 में, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, ये किताब थी।
यानी कौन सी? लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो ये किताब थी, इसके नाम से उन्होंने एक व्याख्यान प्रस्तुत किया और इसमें उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि जो उद्योग थे, जितने भी उद्योग धंधे, जो भी सब कुछ विकास हुआ, वो ब्रिटेन में ही क्यों हुआ? भाई बाहर क्यों नहीं हुआ, और जगहों पर क्यों नहीं हुआ? तो इसका कोई खास कारण होगा, उस खास कारण के बारे में ही चर्चा करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं हम। ब्रिटेन पहला ऐसा देश था जहाँ सबसे पहले औद्योगिकरण शुरू हुआ। इसके 3 हिस्से थे और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर ये ब्रिटेन कहलाता है, ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है? वो कौन कौन से हिस्से हैं? पहला है इंग्लैंड, दूसरा है वेल्स और तीसरा है स्कॉटलैंड। तो ये जितने भी क्षेत्र थे, ये तीनों क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों पर, स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र का मजबूत एक छत्र शासन था। एक छत्र शासन यानी उस राजतंत्र का मजबूत एक छत्र शासन रहा है और वो यहाँ पर लगातार कार्य करते रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ ये निकलता है कि संपूर्ण राज्य के अंदर एक ही कानून व्यवस्था थी। सारे राज्य के अंदर, सारे पूरे राष्ट्र के अंदर एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का चलता था, यानी जो मुद्रा प्रणाली थी वो एक ही प्रकार की थी सब जगह पर, और सभी जगहों पर बाजार की जो भी व्यवस्था थी वो भी एक ही थी। तो समझ गए आप? यानी पूरे ब्रिटेन के अंदर एक ही कानून व्यवस्था, एक ही मुद्रा प्रणाली, एक ही बाजार व्यवस्था, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। इस पूरी बाजार जो व्यवस्था थी, उस बाजार व्यवस्था के अंदर जो भी स्थानीय प्राधिकरण था ना, स्थानीय प्राधिकरण समझते हैं ना, स्थानीय स्वशासन, उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। स्थानीय स्वशासन का तो कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता था। यानी वे अपने जो इलाके थे उससे होकर जो माल गुजरता था ना, वहाँ से जो भी सामान चलता था, वहाँ से जाता था इधर से उधर, उस गुजरने वाले माल पर कोई भी टैक्स या कोई भी कर नहीं लगा सकते थे। कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते थे। कौन नहीं लगा सकता था? स्थानीय प्राधिकरण वाले लोग। 17वीं जब शताब्दी आई तो 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो मुद्रा का प्रयोग था वो विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था। यानी कोई भी आपको सामान लेना देना है तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? उसके लिए मुद्रा का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। मुद्रा लेन देन का माध्यम बन गया। कोई भी सामान लेना है तो मुद्रा के प्रयोग के बिना वो संभव नहीं हो सकता था। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा था। बहुत परिवर्तन हुआ यहाँ इंग्लैंड में, जिसे बाद में कृषि क्रांति कहा गया। यानी समय बदला, कृषि में परिवर्तन हुआ, तो जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को कौन सी क्रांति कह दिया गया? कृषि क्रांति कह दिया गया। और क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसमें बड़े बड़े जितने भी जमींदार थे, उन जमींदारों ने अपनी ही जो संपत्ति थी, उन संपत्तियों के आसपास, भाई जमींदारों के पास तो बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां थी ना, बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां। आप देख रहे हैं, ये हैं संपत्तियां उनके पास। जब इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों के आसपास ही उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे खेत फिर खरीद लिए। ऐसे छोटे छोटे खेत ले लिए, इस तरह खरीद लिए उन्होंने। और
गांव की जितनी भी सार्वजनिक ज़मीनें थीं उन ज़मीनों को उन्होंने क्या किया, उन ज़मीनों को उन्होंने घेर लिया। वो ज़मीनें उन्होंने घेर ली। तो इस तरीके से उन्होंने उन ज़मीनों को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और उन ज़मीनों पर भी खेती करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपके सामने सिर्फ यही 2 टॉपिक रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड आएगा, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम आपके लिए नेक्स्ट आगे आने वाले टॉपिक लाएंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।